नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे प्लेटफॉर्म पे। हम लोग पढ़ रहे थे, अपना 9 नंबर का मॉड्यूल चल रहा था ट्रांजिस्टर के बारे में। उसमें हमने ट्रांजिस्टर के बारे में थोड़ा बहुत जाना है, ट्रांजिस्टर क्या होता है ना। ट्रांजिस्टर कैसे बनाया जाता है हमारा, उसका बायसिंग के बारे में हम लोगों ने देख लिया था। ठीक है, बायसिंग में जो माइनॉरिटी और मेजोरिटी वाहक की वजह से जो करंट हमारा फ्लो करता है उसको हमने देखा है। अब हम लोग कल पढ़ रहे थे कि हमारा जो ट्रांजिस्टर होता है उसमें कुछ इनपुट और आउटपुट की कुछ विशेषताएं होती हैं, उसके बारे में हमने देखा था। ठीक है, अब उसमें क्या निष्कर्ष निकल के आया था हमारा कि जो आउटपुट वाला एरिया होता है वहां पर क्या होते हैं, आउटपुट में हमारा जो करंट होता है उसको आईसी बोलते हैं, और आउटपुट का साइड में जो हम बाइसिंग वोल्टेज देते हैं उसको भी सीई बोलते हैं। ठीक है, इस तरह से क्या होता है, हमने देखा था कि हमारा जो ट्रांजिस्टर होता है वो एक स्थिर क्षेत्र में काम करता है हमारा, है ना, जब तक उसमें हम रिवर्स बायस का वोल्टेज हम लोग बढ़ाकर उसका ब्रेक डाउन नहीं कर देते हैं। ठीक है, तो जो हमारा इनपुट करंट यानी जो हमारा आईबी होता है उसके अलग अलग स्तर पर क्या होता है, हमारा एक रीजन बन जाता है। उस रीजन को हम लोग एक्टिव रीजन बोलते हैं। उसी रीजन में क्या होता है, हमारा ट्रांसफार्मर हमारा ट्रांजिस्टर जो है कार्य करने के लिए के योग्य होता है। ठीक है, उसके बाहर क्या होता है, हमारा ट्रांजिस्टर कार्य करने के योग्य नहीं होता है ना। इस तरह से हमारे जो ट्रांजिस्टर होते हैं इसके कार्य करने के 3 क्षेत्र बताए गए हैं। पहला होता है हमारा कट ऑफ रीजन, दूसरा होता है हमारा एक्टिव रीजन, और तीसरा होता है हमारा सेचुरेशन रीजन। ठीक है, इस 3 रीजन के बारे में हम लोग जानेंगे आज। और उसके बाद हमारा जो ऑपरेटिंग रीजन होता है यानी जो हमारा कार्य क्षेत्र होता है किसी भी ट्रांजिस्टर का, उसके अंदर में डीसी डॉट डाइन क्या होता है और कार्य करने का जो ऑपरेटिंग पॉइंट होता है या क्यूसेट पॉइंट उसको बोलते हैं, उसके बारे में भी आज हम लोग क्या करेंगे उसको देखेंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा हमारा वो होगा ट्रांजिस्टर की डीसी लोड लाइन। ठीक है, तो हेडिंग आप लोग बना सकते हैं ट्रांजिस्टर की, हाँ, ट्रांजिस्टर की डीसी लोड लाइन, है ना। बोला कि एक ट्रांजिस्टर कैसे कार्य करता है और कलेक्टर विशेषताओं की किस क्षेत्र में यह बेहतर कार्य करता है, इसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए डीसी लोड लाइन का उपयोग करके ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि कलेक्टर जो हमारा कलेक्टर साइड होता है यानी जो आउटपुट साइड होता है उसकी किस क्षेत्र के लिए हमारा जो ट्रांजिस्टर होता है बेहतर कार्य करता है, इसकी और जानकारी के लिए हम लोग क्या करते हैं, डीसी लाइन का उपयोग करके उसकी जानकारी क्या करते हैं और अधिक उसमें लेते हैं। आगे है हमारा, नीचे में एक ट्रांजिस्टर बनाया गया है, हमारा क्या है ट्रांजिस्टर बनाया गया है जिसमें क्या है, वो क्या है, एक फॉरवर्ड बायस ट्रांजिस्टर है, उस पर हम क्या करना है, विचार करना है। और चित्र 6b में क्या है, ट्रांजिस्टर के संग्राहक विशेषताओं को दर्शाया गया है। ठीक है, यहाँ पर चित्र नंबर ए है और चित्र नंबर बी है, हम लोग इसको ध्यान से देख लेते हैं। ठीक है, चित्र नंबर ए में क्या है, हमारा एक ट्रांजिस्टर दिखाया गया है। ये ट्रांजिस्टर हमारा कौन सा है, हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर है। कौन सा ट्रांजिस्टर है, हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर है। और ये जो ट्रांजिस्टर है हमारा कौन सा प्रकार का ट्रांजिस्टर है, हमारा कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर है। कौन सा ट्रांजिस्टर है, कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर है। ठीक है, क्योंकि जो इसका एमिटर वाला टर्मिनल है वो हमारा कॉमन है, इसके लिए इनपुट के लिए और आउटपुट के लिए भी क्या होता है, हमारा दोनों के लिए कॉमन होता है। ये तो हो गया इसका चित्र। ठीक है, और नीचे में एक हमारा क्या है, वी आई कैरेक्टरिस्टिक है हमारा, यानी वी आई अभिलक्षण है। इसके बीच में जो हमारा आउटपुट करंट आईसी होता है और जो हमारा आउटपुट बाइसिंग वोल्टेज है हमारा वीसीई, इसके बीच में क्या होता है, एक धारा का संबंध होता है। और इसमें क्या है, हमारा जो इनपुट करंट होता है आईबी, उसके अलग अलग मान के लिए क्या होता है, इसका जो है इसमें जो आईसी होती है यानी जो आउटपुट करंट होती है उसके मान को क्या किया गया है, इसमें दर्शाया गया है। ठीक है, यानी जो हमारी इनपुट करंट होती है आईबी के अलग अलग मान पर क्या होता है, हमारा आईसी का करंट क्या होता है और हमारा वोल्टेज क्या होता है, जो बायस वोल्टेज है, रिवर्स बायस वोल्टेज, उसका क्या क्या मान होता है, उसके चीज को किया गया है, इसमें दिखाया गया। ये क्या है, ये जो अभिलक्षण है हमारा किसका है, आउटपुट साइड का है, या इसको बोल सकते हैं हम लोग कलेक्टर साइड का क्या है, हमारा कलेक्टर साइड का क्या है, ये आउटपुट अभिलक्षण है, या आउटपुट का जो हमारा वी आई अभिलक्षण है उसको दिखाया गया। अब इस जो हमारा वी आई अभिलक्षण है जो आउटपुट का है, इस वाले क्षेत्र में ही क्या होता है, हमारा ट्रांजिस्टर क्या करता है, बेहतर तरीके से काम करता है। ठीक है, ये जो इनपुट करंट हमारा जो आईबी है यानी जो इनपुट बेस करंट है, इसके अलग अलग मान के लिए जो हमारा आईसी होता है और जो हमारा वीसीई होता है यानी जो हमारा कलेक्टर और एमीटर के बीच में जो वोल्टेज होता है, उसके इस क्षेत्र में क्या होता है, हमारा ट्रांजिस्टर बेहतर कार्य करता है। ठीक है, अब इसके बीच में हम लोग क्या करते हैं, एक अपना डीसी लोड लाइन हम लोग सेट करते हैं। उसमें क्या होता है, एक हम क्या करते हैं, उसमें एक ऑपरेटिंग या एक क्यूसेट पॉइंट को सेट करते हैं। ठीक है, अब उस क्यूसेट पॉइंट को या जो हमारा डीसी लोड लाइन होता है किसी भी आउटपुट अभिलक्षण में कैसे हम लोग उसको प्राप्त करते हैं उसके बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, आगे बोल रहा है कि जो हमारा सर्किट है यानी जो ऊपर वाला सर्किट है, बोला कि इसकी 2 स्थिति पर क्या करना है, हमको विचार करना है ना। पहला स्थिति क्या है, जब इसमें क्या हो, कलेक्टर धारा क्या हो, अधिकतम हो,
और दूसरा स्थिति क्या है हमारा, जब क्या हो हमारा कलेक्टर धारा क्या हो एकदम न्यूनतम हो। एक बार देखना है कि हमारा जो कलेक्टर धारा मैक्सिमम है तो क्या चीज होता है इसमें, और एक क्या है जो हमारा कलेक्टर धारा क्या होती है एकदम मिनिमम होती है, या कलेक्टर धारा क्या होती है न्यूनतम होती है, तब हमारा क्या इसमें घटना होती है, उस चीज को क्या करना है हमको देखना है। आगे बोल रहा है कि पहला है हमारा, इसमें जो पहला स्टेज है यानी जो पहली स्थिति है, उसमें हम लोग मानते हैं कि जो हमारा VCE होता है, हमारा जो VCE होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, यानी इसके बीच में यानी कलेक्टर और एमीटर के टर्मिनल में जो हमारा VCE होता है यानी वोल्टेज ड्रॉप, जो कॉमन जो हमारा एमीटर और कलेक्टर के बीच में जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो क्या होता है, अगर हमारा शून्य होता है तो हमारा जो संग्राहक उत्सर्जक क्या होता है, छोटा होता है। यानी जो हमारा एमीटर और कलेक्टर होता है, अगर उसके बीच का वोल्टेज कम है तो हमारा एमीटर और कलेक्टर जो एरिया होता है वो क्या होता है, हमारा छोटा होता है। उस स्थिति में जो संग्राहक धारा होती है यानी जो हमारी IC होती है, वो हमारे संग्राहक जो प्रतिरोध होते हैं उनके द्वारा क्या होता है, सीमित किया जाता है। ठीक है, यानी अगर क्या है ये एरिया का जो वोल्टेज है हमारा वो क्या है, हमारा शून्य है, तो जो हमारा IC होता है यानी जो हमारी कलेक्टर धारा होती है वो किससे निर्धारित होती है, हमारी इस जो कलेक्टर का जो हमारा रेजिस्टेंस होता है इसके माध्यम से क्या किया जाता है, कलेक्टर धारा को मैनेज किया जाता है, या उसको मैनेज करता है या कंट्रोल करता है। ठीक है, आगे बोल रहा है यानी उसके धारा को, कलेक्टर धारा को क्या करता है, वो सीमित करता है। आगे बोल रहा है इसीलिए, हाँ इसमें क्या होता है हमारा, जब जो हमारा कलेक्टर धारा है यानी जो हमारा IC है उसको हम लोग कैसे निकालते हैं, उसको हम निकालते हैं, एक फार्मूला होता है VCC अपान में R। VCC क्या है हमारा, जब यहाँ पे क्या है हमारा, हाँ जब ये हमारा क्या है हमारा, यहाँ पे जो VCE है यानी इसके बीच का जो वोल्टेज है अगर वो हमारा क्या है एकदम न्यूनतम है, तो हमारा जो हमने रिवर्स बायस का जो हमने वोल्टेज लगाया था है ना VCC, वो क्या करता है, हमारा काम करता है। इस VCC के रिस्पेक्ट में इसके जो कलेक्टर टर्मिनल होता है इसमें कितना हमारा करंट फ्लो होता है, उसी चीज को हमको क्या करना है, यहाँ पर देखना है। तो हमारा जो वोल्टेज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हमारा VCC हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे एक फार्मूला बनेगा IC बराबर VCC यानी रिवर्स बायस का जो वोल्टेज है वो हो गया, और हमारा RC यानी जो हमारा कलेक्टर करंट है ये कब होता है, जब हमारा VCE क्या होता है, हमारा 0 होता है। यानी जो हमारा एमीटर कलेक्टर के बीच में जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो अगर 0 होता है हमारा, तो क्या होता है, जो करंट होता है हमारा वो VCC अपान RC पर क्या होता है, डिपेंड करता है। अब वहां पर VCC का मान दिया गया है हमारा, है ना, VCC का मान हमारा क्या है 10 वोल्ट है, और जो हमारा क्या है RC का मान जो है हमारा वो 1 किलो ओम है। क्या है हमारा, 1 किलो ओम है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जब IC का मान निकालते हैं तो IC क्या होता है हमारा 10 मिली एम्पियर निकल कर आता है। ठीक है, क्या निकल कर आता है, 10 मिली एम्पियर निकल कर आता है। तो 10 मिली एम्पियर मिला, बोल रहा है कि इस IC जो हमारा कलेक्टर करंट है ये 10 मिली एम्पियर है, को बिंदु को VCE 0 के साथ ट्रांजिस्टर की संग्राहक विशेषताओं पर अंकित करें, जैसा कि चित्र 7 में दिखाया गया। ठीक है, अब जो हमारा IC बराबर 10 मिली एम्पियर आया है और VCE क्या है हमारा 0 है। ठीक है, तो इसको क्या करना है हमको, जो हमारा आउटपुट वाला जो VI विशेषता होती है उस पर क्या करना है, इस लाइन को दर्शाना है। ठीक है, उसके लिए आप कहाँ पर, यहाँ पर एक चित्र बनाया गया, यानी यही वाला जो हमारा चित्र है यानी जो आउटपुट विशेषता वाला चित्र है वो कहाँ पर, यहाँ पर ड्रॉ किया गया है। अब इसका क्या है, मार्किंग किया गया है। कौन सा मार्किंग है, यानी जो हमारा ये क्या है, हमारा VCE वाला क्षेत्र है। क्या ये हमारा VCE वाला लाइन है, और ये हमारा क्या है IC वाला लाइन है। IC बोले तो कलेक्टर करंट, और जो VCE है हमारा ये क्या है VCE, यानी उसके बीच में वोल्टेज, यानी कलेक्टर और एमीटर के बीच में जो वोल्टेज है उसका क्या है हमारा ये मापदंड है। यहाँ पर क्या है, अलग अलग वोल्टेज हमारा दिया गया है, यानी यहाँ तक 13 वोल्ट तक है हमारा, 13 वोल्ट तक क्या है इसका लिमिट है। और जो हमारा करंट है ये क्या है, हमारा करंट है हमारा मिली एम्पियर का करंट। इसमें भी अलग अलग लेवल है, यानी जो IC हमारा 2 मिली एम्पियर, 4 मिली एम्पियर, 10 मिली एम्पियर, 8 है, 10 है और 12 है। ठीक है, इस तरह से क्या है हमारा ये करंट का लाइन है हमारा, ये क्या है हमारा वोल्टेज का लाइन है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं जो हमने निकाला है, वो हमने क्या निकाला है, जो हमारा IC है वो कितना आया है, 10 मिली एम्पियर का आया है। ठीक है, IC यानी जो हमारा IC इस वाली लाइन पे जो करंट आ रहा है वो हमारा कितना आ रहा है, हमारा IC आ रहा है 10 मिली एम्पियर। कब आ रहा है, जब हमारा VCE बराबर क्या है, हमारा 0 वोल्ट है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, ये 10 मिली एम्पियर वाले करंट पे क्या करना है, जहां पर 10 मिली एम्पियर करंट हमारा शो हो रहा है वहां पे क्या करना है, हमको एक डॉट बनाना है, यानी एक जगह को क्या करना है, चिन्हित करना है। ठीक है, तो यानी वोल्टेज में, यानी VCE वोल्टेज में हमको नहीं पढ़ना है, VCE वोल्टेज को क्या करना है, हमको शून्य रखना है, और हमारा IC कितना होना चाहिए, हमारा IC होना चाहिए 10 मिली वोल्ट। कितना होना चाहिए, 10 मिली वोल्ट। अगर हम इस तरह से देखते हैं यहाँ पे, इसको हम मिटा देते हैं थोड़ा, है ना, इसको मिटा देंगे थोड़ा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है हमारा, हाँ यहाँ पर क्या है हमारा 10 मिली वोल्ट है ना, तो इस 10 मिली वोल्ट को क्या किया हमने, एक डॉट के माध्यम से दिखा दिया है। ठीक है, यानी हमको जो VCE है हमारा वो 0 है, यानी VCE पर हमको जाना ही नहीं है,
हमको क्या करना है, 10 मिली वोल्ट चलना है, 10 मिली एम्पियर चलना है हमको आईसी पर, यानी जो हमारा कलेक्टर करंट है उस पर क्या करना है, हमको 10 मिली एम्पियर तक चलना है। ठीक है, ये होगी हमारी पहली स्थिति। जब हमने क्या किया था, जब हमारा क्या था, वीसीई के बीच में वोल्टेज ड्रॉप हमारा 0 था, तो उस स्थिति में जो हमारा करंट होता है, जो हमारा आईसी होता है, वो डिपेंड करता है इसके रजिस्टर पर, यानी जो हमारा आरसी है, यानी जो हमारा कलेक्टर का रेजिस्टेंस है, उसके द्वारा क्या होता है, हमारा करंट क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। उसके द्वारा हम जब फार्मूला लगाते हैं, तो ये जो हमारा रिवर्स बायस वाला वोल्टेज होता है, इससे जब हम लोग बनाते हैं इसका, तो वीसीसी बराबर आरसी हो जाता है। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, आईसी का वैल्यू निकालते हैं। आईसी का वैल्यू हमारा क्या आता है, 10 मिली एम्पियर आता है, और वीसी का वैल्यू क्या हो जाता है, हमारा 0 रहता है, यानी वीसी क्या हो जाता है, होता रहता है हमारा 0 रहता है। तो उस स्थिति में हम जब अपना जो आउटपुट वाला ग्राफ होता है, वीआई अवलक्षण होता है, कलेक्टर विशेषता वाला, उस पर जब हम लोग देखते हैं, तो आईसी पर हमारा जो 10 मिली एम्पियर का जो एरिया जगह होता है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, एक मार्क बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, करंट पर हमको एक लाइन मिल गया है, एक बिंदु मिल गया है हमको, वहां पर हम लोग ने चिन्हित कर लिया है कि हमारा जो आईसी है पहली स्थिति में, वो क्या है, हमारा 10 मिली एम्पियर का करंट है। ठीक है, अगला है हमारा दूसरा स्थिति। ठीक है, हाँ, दूसरा स्थिति क्या है, बोल रहा है कि दूसरा स्थिति है, इस स्थिति में हम लोग मान लेते हैं कि जो हमारा वीसीई होता है वो क्या होता है, हमारा अधिकतम होता है, या संग्राहक उत्सर्जक क्या होता है, हमारा खुला होता है। ठीक है, जब हमारा क्या होगा, संग्राहक और एमीटर के बीच का जो एरिया होगा वो क्या होगा, हमारा ओपन होगा, यानी जब वो खुला होगा तो क्या होता है हमारा, उस स्थिति में क्या होता है, हमारा कलेक्टर करंट क्या होता है, हमारा शून्य हो जाता है। ठीक है, तो क्या होता है हमारा, उस स्थिति में क्या होता है, कलेक्टर करंट शून्य हो जाता है। आगे बोला है, जब कलेक्टर करंट हमारा क्या हो गया, शून्य हो गया, और जो हमारा वीसीई है वो क्या हो गया, हमारा क्या हो गया, हमारा अधिकतम होता है, तो क्या होता है हमारा, ये जो वीसीई होता है, यानी वीसीई वाला एरिया जब ओपन होता है, तो क्या होता है हमारा वीसीई जो है वीसीसी के बराबर हो जाता है, यानी जो रिवर्स वोल्टेज हमने अप्लाई किया है वो क्या होता है, हमारा वीसीई के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो उस पर क्या होता है, हमारा वीसीई बराबर क्या आता है, हमारा 10 वोल्ट, क्योंकि जो हमारा रिवर्स वोल्टेज है वो यहाँ पर क्या है, हमारा वीसीसी बराबर क्या है, हमारा 10 वोल्ट यहाँ पर दिखाया गया। ठीक है, अब हुआ कैसे कि यहाँ पे क्या हुआ, जो इसके बीच का जो एरिया था वो क्या हो गया, हमारा ओपन हो गया, तो सारा का सारा वोल्टेज क्या होता है, हमको वीसी वाला वोल्टेज इसके रिस्पेक्ट में क्या होता है, मिलने लगता है। ठीक है, जब ये वाला एरिया क्या हो जाता है, हमारा ओपन हो जाता है, तो सारा का सारा वोल्टेज जो यहाँ पे रिवर्स वोल्टेज दिया गया है, वो सारा का सारा वोल्टेज क्या होता है, हमको इस वाले रेंज में क्या होता है, हमको यहाँ पर मिलने लगता है। ठीक है, वही चीज है कि ये हमारा और यहाँ हमारा क्या हो गया, जो वीसी हो गया वो वीसीसी के बराबर हो गया, कितना वोल्ट, 10 वोल्ट। ठीक है, जब ये चीज हमारा ओपन हो गया, यानी जब ये चीज हमारा ओपन हो गया, तो क्या हो गया, हमारा जो आईसी हो गया, वो आईसी का मान क्या हो गया, हमारा 0 हो गया। ठीक है, तो दूसरी स्थिति में क्या हुआ कि हमारा जब वीसीई क्या हो जाता है, हमारा ओपन हो जाता है, तो आईसी बराबर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, और वीसीई के रिस्पेक्ट में जो हमको वोल्टेज मिलता है वो किसके बराबर हो जाता है, वीसीसी, यानी जो रिवर्स वोल्टेज दिया गया है उसके बराबर हो जाता है। ठीक है, अब हमको क्या मिल गया, वीसीई बराबर कितना मिल गया, हमको 10 वोल्ट मिल गया, और आईसी बराबर कितना मिल गया, हमको 0 मिली एम्पियर मिल गया है। ठीक है, तो इस मार्किंग को हम उस जो हमारा वीआई कैरेक्टरिस्टिक था उस पर हम लोग क्या करते हैं, उसको मार्क करते हैं। तो अगला मार्क हमारा क्या मिलता है, ठीक है, उसमें हम लोग क्या किया था, एक करंट को मार्क किया था। अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अपना वोल्टेज को मार्क करेंगे। वोल्टेज को कैसे मार्क करेंगे, इस वाले एरिया को, कि उसमें वीसीई जो हो गया हमारा, वो हो गया था वीसीसी के बराबर, जो कि हमारा 10 वोल्ट था, और वीसीई ओपन होने की वजह से जो हमारा कलेक्टर करंट था वो 0 मिली एम्पियर हो गया। ठीक है, यानी हमको अभी क्या करना है, करंट के साइड में हमको नहीं बढ़ना है, हमको बढ़ना है, यानी करंट को हमको क्या रखना है, 0 रखना है, और वीसीई का वैल्यू क्या रखना है, हमको 10 वोल्ट रखना है। ठीक है, तो यहाँ से हम चलते जाते हैं, तो यहाँ पर एक 10 वोल्ट का एरिया जगह मिलता है, वहां पर हम क्या करते हैं, एक डॉट बिंदु बना देते हैं, जो क्या करता है, वीसीई को क्या करता है, प्रेजेंट करता है, जो कि 10 वोल्ट अपना बताता है। ठीक है, तो हमको 2 मार्क मिल गया है ना, कौन सा मार्क मिला, 2 मार्क मिला है। एक तो मिला है वीसीई पर मिला है हमको 10 वोल्ट का, और दूसरा क्या मिला था हमको, 10 मिली एम्पियर करंट का जो है मार्क मिला था। ठीक है, तो इस क्षेत्र में क्या हुआ, हमारा 2 जगह एक मार्किंग हो गया। अब इन दोनों जगहों को क्या करते हैं, हम एक सीधी रेखा से क्या करते हैं, मिलाते हैं। ठीक है, इन दोनों जगहों को हम लोग क्या करते हैं, सीधी रेखा से क्या करते हैं, मिलाते हैं। अब ये जो दोनों जगह होती है, इसको जब हम लोग एक लोड लाइन से मिलाते हैं, तो ये जो लाइन से हम लोग मिलाते हैं, ये लाइन क्या होती है, हमारी लोड लाइन होती है। कौन सी लाइन होती है, डीसी लोड लाइन होती है। ठीक है, अब ये जो डीसी लोड लाइन होती है, ये क्या होती है, हमारा जो हमारा आईबी होता है। ठीक है, ये जो हमारा क्या है, आईबी है। आईबी के कई अलग अलग क्या है, हमारे लेवल है, यानी अलग अलग लेवल है, यानी यहाँ पे 0 लेवल है, यानी आईबी करंट क्या है, हमारा 0 है इनपुट करंट, यहाँ पे फिर बढ़ेगा 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 बढ़ेगा। इस तरह से क्या होता है, हमारा जो ये डीसी लोड लाइन होता है, ये आईबी को, यानी जो अलग अलग रेंज का जो आईबी है, यानी बेस करंट है, इसको क्या करता है, 2 जगह पर काटता है। ठीक है, एक जगह पर काटता है जहां पर क्या होता है, हमारा आईबी बराबर क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, आईबी बराबर क्या होता है, 0 होता है।
तो जो IB बराबर 0 पर जब ये काटता है तो हमारा जो ट्रांजिस्टर होता है, ये इसको इस वाले रीजन को क्या बोलते हैं हम लोग, कट ऑफ रीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हमारा कट ऑफ रीजन बोलते हैं। इस रीजन में क्या होता है, यानी IB बराबर 0 के नीचे क्या होता है, हमारा ट्रांजिस्टर वर्क नहीं करता है। और एक यहाँ पर क्या होता है, हमारा जो DC लोड लाइन होता है वो IB मैक्स पे काटता है। कहाँ पे काटता है, IB मैक्स पे काटता है। इस वाले जगह पर क्या होता है, हमारा जो बेस करंट होता है वो मैक्सिमम होता है, ठीक है। इससे ऊपर का जो क्षेत्र हमारा बचता है, यानी ये वाला जो रेंज बचता है, ये हमारा क्या होता है, सेचुरेशन रेंज होता है। इसको संतृप्त क्षेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संतृप्त क्षेत्र बोला जाता है, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, संतृप्त क्षेत्र बोला जाता है। और इस वाले एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, कट ऑफ क्षेत्र बोलते हैं। कट ऑफ क्षेत्र बोला जाता है, ठीक है। इस तरह से दो क्षेत्र हमको मिलते हैं, एक संतृप्त क्षेत्र मिलता है, एक कट ऑफ क्षेत्र मिलता है। और जो ये वाला एरिया होता है पूरा, ये हमारा क्या होता है, एक्टिव क्षेत्र होता है। क्या होता है, हमारा एक्टिव क्षेत्र होता है। इस क्षेत्र में क्या होता है, हमारा ट्रांजिस्टर वर्क करता है, ठीक है। अब इस एक्टिव क्षेत्र में हम क्या करते हैं, किसी एक बिंदु पर क्या करते हैं, अपना जो ऑफसेट बिंदु होता है, ये जो अपना क्यू पॉइंट होता है, इसको हम लोग क्या करते हैं, इस पे सेट कर लेते हैं, ठीक है। इस तरह से क्या होता है, इस एक्टिव क्षेत्र में हमारा जो ट्रांजिस्टर होता है वो कार्य करने के लिए क्या होता है, तैयार होता है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, अपना आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है VI का, उसके रेंज में हम लोग क्या करते हैं, एक क्यू पॉइंट सेट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है। यहाँ पे क्या किया गया है, इन दोनों लाइनों को हमने मिलाया है ना। यहाँ पे क्या होता है, ये यहाँ पे भी काटता है हमारा, और यहाँ पे IB मैक्स को भी काटता है। ये वाला एरिया हमारा सेचुरेशन का हो जाता है, और नीचे वाला जो एरिया होता है, जो ये वाला बचता है, ये हमारा कट ऑफ का हो जाता है। और यहाँ पर इसके एक सेंटर पॉइंट पे हम लोग क्या करते हैं, IB के एक मान पर अपना ट्रांजिस्टर का क्यू सेट पॉइंट को हम लोग क्या करते हैं, सेट कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, एक DC लोड लाइन के माध्यम से अपने ट्रांजिस्टर का जो क्यू सेट पॉइंट होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, सेट करते हैं। और इस रेंज में क्या होता है, हमारा ट्रांजिस्टर कार्य करने के लिए तैयार होता है, ठीक है। यानी सेचुरेशन रीजन में हमारा ट्रांजिस्टर नहीं काम करेगा, और हमारा जो कट ऑफ रीजन होता है उसमें भी ट्रांजिस्टर नहीं कार्य करता है। हमारा जो ट्रांजिस्टर होता है वो इस वाले रीजन में पूरा काम करता है ना। इस रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिव रीजन बोलते हैं। इसी रीजन में हमारा जो ट्रांजिस्टर होता है वो सुचारू रूप से कार्य करने के लिए बनाया जाता है, ठीक है। ये हो गया हमारा किसी भी ट्रांजिस्टर का DC लोड लाइन के माध्यम से उसके क्यू सेट पॉइंट को सेट करना, ठीक है। वही चीज यहाँ पे बताया गया है, जो दोनों बिंदुओं को हमने क्या क्या चिन्हित किया है, उन बिंदुओं को सीधी रेखा से जोड़ते हैं, जैसे कि 7C में जोड़ा है, नीचे हमने दिखाया था अभी। इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, लोड लाइन बोलते हैं। बोला है कि जिस बिंदु पर लोड लाइन IB बराबर 0 को काटती है उसे कट ऑफ पॉइंट के रूप में जाना जाता है, ठीक है। यानी जो लोड लाइन होती है जहां पर काटती है, जहां पर क्या होता है, हमारा IB बराबर 0 होता है, तो उस वाले रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, कट ऑफ क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है। बोला कि कट ऑफ क्षेत्र पर, यानी कट ऑफ पर जहां पर IB बराबर 0 होता है, वहां पर एमीटर डायोड फॉरवर्ड बायस से बाहर हो जाता है, ठीक है। जो हमारा एमीटर डायोड होता है, यानी एमीटर साइड का जो डायोड होता है, वो क्या होता है, हमारा फॉरवर्ड बायस से क्या होता है, बाहर हो जाता है, वो रिवर्स बायस में रहता है, क्योंकि IB हमारी क्या रहती है, 0 रहती है। और इस वाले जो क्षेत्र होते हैं, यानी इसमें क्या होता है, हमारा ट्रांजिस्टर की जो क्रिया होती है वो क्या होती है, बंद हो जाती है, यानी ट्रांजिस्टर हमारा इस टाइम पर एक्टिव नहीं रहता। यानी कट ऑफ क्षेत्र में हमारा जो ट्रांजिस्टर होता है वो एक्टिव नहीं होता है। आगे बोल रहा है, जिस बिंदु पर भार रेखा यानी जो लोड लाइन होती है IB सेट, यानी जो IB सेट को काटती है, यानी IB मैक्स को काटती है, उसे संतृप्त बिंदु कहा जाता है। इस बिंदु पर बेस करंट क्या होता है, हमारा अधिकतम होता है, और कलेक्टर करंट भी क्या होता है, हमारा अधिकतम होता है। संतृप्ति पर कलेक्टर डायोड क्या होता है, रिवर्स बायस से बाहर आ जाता है, और इसलिए सामान्य ट्रांजिस्टर की क्रिया बंद हो जाती है, ठीक है। जब क्या होता है, हमारा जो हमारा बेस करंट जहां पर अधिकतम होता है, वहां पर क्या होता है, कलेक्टर करंट भी क्या होता है, हमारा बहुत अधिक हो जाता है, ठीक है। तो उस टाइम उस जगह पर क्या होता है, हमारा जो ट्रांजिस्टर होता है वो संतृप्त क्षेत्र में चला जाता है। और संतृप्त क्षेत्र में जाने से जो हमारा डायोड, कलेक्टर डायोड जो होता है, वो जो रिवर्स बायस में होता है, वो रिवर्स बायस क्षेत्र से बाहर हो जाता है, ठीक है। रिवर्स बायस क्षेत्र से बाहर होने की वजह से जो ट्रांजिस्टर का सामान्य क्रिया होती है, सामान्य जो संचालन की क्रिया होती है, वो क्रिया क्या हो जाती है, हमारी बंद हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा दो चीज हमको पता चलता है कि जो हमारा ट्रांजिस्टर होता है कब काम करता है, जब हमारा यानी जो एमीटर वाला होता है वो फॉरवर्ड बायस में हो, और हमारा जो कलेक्टर वाला हो वो रिवर्स बायस में हो, तभी हमारा वो क्या करता है, काम करता है, ठीक है। ट्रांजिस्टर क्या होता है, हमारा तभी वर्क करता है। और उन दो और दो क्षेत्र होते हैं, दो रीजन होते हैं, वहां पर हमारा ट्रांजिस्टर कार्य नहीं करता, जैसे, ठीक है। आगे यहाँ पर देखो हमारा बताया गया है, जो हमारा कट ऑफ स्थिति होता है वो उसमें क्या होता है, ट्रांजिस्टर हमारा कार्य करता है या नहीं करता है। बोला है कि जब एमीटर और कलेक्टर जंक्शन, यानी जो हमारे जंक्शन J1 है और जंक्शन J2 है, जब ये दोनों क्या होते हैं, हमारे रिवर्स बायस में होते हैं, तो हमारा जो ट्रांजिस्टर होता है वो कट ऑफ स्थिति में रहता है, यानी उस स्थिति में क्या होता है, हमारा कार्य नहीं करता है, या उस स्थिति में करंट क्या होता है, हमारा नहीं फ्लो करता, ठीक है। कब, जब हमारा जो जंक्शन होता है, जंक्शन J1 यानी एमीटर जंक्शन, और जो हमारा कलेक्टर जंक्शन होता है, जब दोनों जंक्शन क्या होते हैं, हमारे
रिवर्स बायस में होते हैं तो हमारा ट्रांजिस्टर क्या होता है, कट ऑफ क्षेत्र में होता है। अब और दूसरा क्या है हमारा संतृप्त क्षेत्र। जब हमारा एमिटर और कलेक्टर दोनों क्या होते हैं, फॉरवर्ड बायस में होते हैं तो ट्रांजिस्टर क्या होता है, एक संतृप्त स्थिति में होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे ट्रांजिस्टर की तीन स्थितियां होती हैं। एक तो होता है कट ऑफ स्थिति, दूसरा होता है एक्टिव स्थिति, तीसरा होता है हमारा संतृप्त स्थिति। ठीक है, दोनों को हमने अभी ऊपर में बताया था, यहाँ फिर से देख लेते हैं। यानी जो एमिटर होता है और कलेक्टर होता है, यानी एमिटर जंक्शन यानी जंक्शन J1 और कलेक्टर जंक्शन यानी जंक्शन J2। ठीक है, जब दोनों जंक्शन क्या होंगे, हमारे फॉरवर्ड बायस में होंगे, है ना। जब दोनों जंक्शन हमारे क्या होंगे, फॉरवर्ड बायस में होंगे तो ट्रांजिस्टर क्या होगा, हमारा संतृप्त क्षेत्र में होगा। ठीक है, किसमें क्षेत्र में होगा, संतृप्त क्षेत्र में। अब जब दोनों हमारे क्या होंगे, रिवर्स बायस में होंगे, क्या होंगे, हमारे दोनों रिवर्स बायस में होंगे। ठीक है, दोनों रिवर्स बायस में होंगे तो क्या होगा, हमारा कट ऑफ क्षेत्र में होगा। कट ऑफ क्षेत्र में होता है ट्रांजिस्टर। अब क्या होगा, जब हमारा जंक्शन J1 क्या होगा, हमारा फॉरवर्ड बायस में होगा और जंक्शन J2 क्या होगा, हमारा रिवर्स बायस में होता है, तब ट्रांजिस्टर हमारा क्या होता है, एक्टिव क्षेत्र में होता है। कौन सा क्षेत्र, एक्टिव क्षेत्र में होता है। और इस क्षेत्र में क्या होता है, हमारा ट्रांजिस्टर बेहतर तरीके से कार्य करता है। ये जो नीचे वाला एक्टिव वाला क्षेत्र होता है, उस वाले क्षेत्र में क्या होता है, ट्रांजिस्टर हमारा बेहतर तरीके से कार्य करता है। अगला है हमारा एक जो हमारा ट्रांजिस्टर होता है, इसको हम लोग क्या करते हैं, स्विच के रूप में भी कार्य करवाते हैं। ठीक है, यानी अगला हेडिंग क्या होगा, आप बना सकते हैं एक स्विच के रूप में ट्रांजिस्टर का संचालन। ठीक है, एक स्विच के रूप में हम लोग ट्रांजिस्टर का संचालन कैसे कर सकते हैं। नीचे में क्या है, एक चित्र बनाया गया है जिसमें एक Q1 स्विच एक्शन दिखाया गया। Q1 यानी जो हमारा ट्रांजिस्टर होता है, इसको हम लोग Q1 नाम देते हैं। उसको क्या किया गया है, एक स्विच की तरीके से क्या करा गया है, उसको दिखाया गया। बोला कि इनपुट पर आउटपुट करंट कैसे चलाया जा सकता है, निम्नलिखित महत्वपूर्ण ऑपरेटिंग बिंदुओं पर क्या करना है, हमको ध्यान देना है। बोला कि जब तक बेस एमिटर सर्किट फॉरवर्ड वोल्टेज लागू नहीं किया जाता है, तब तक ट्रांजिस्टर आउटपुट करंट के बिना सामान्य रूप से क्या होता है, बंद रहता है। यानी एमिटर सर्किट यानी जो हमारा जंक्शन J1 है, इसको जब तक हम फॉरवर्ड बायस में नहीं करते हैं, तब तक क्या होता है, हमारा ट्रांजिस्टर का आउटपुट नहीं मिलता है और ट्रांजिस्टर क्या होता है, हमारा बंद रहता है। आगे बोला दूसरा, जब बेस करंट को नियंत्रित करने वाला फॉरवर्ड वोल्टेज आउटपुट करंट की मात्रा को कम करता है ना, तो क्या होता है कि जो हमारा बेस करंट को नियंत्रित करने वाला जो फॉरवर्ड वोल्टेज होता है, यानी फॉरवर्ड बायस जो वोल्टेज होता है, वो क्या करता है, आउटपुट करंट की मात्रा को क्या करता है, हमारा कम करता है। आगे बोल रहा है कि चित्र हमारा 2 है, चित्र 2 में इनपुट का कंट्रोल सर्किट जो होता है, बेस करंट और हमारा जो आउटपुट करंट होता है, इसकी मात्रा को क्या करता है, हमारा निर्धारित करता है। ठीक है, यानी इनपुट साइड में क्या बनाया गया, हमारा कंट्रोल सर्किट है जो हमारे बेस करंट को और हमारे कलेक्टर करंट को क्या करता है, उसकी मात्रा को क्या करता है, निर्धारित करता है। ठीक है, यहाँ पर देखो एक ट्रांजिस्टर को हम यहाँ पे क्या किया गया, एक एज स्विच के माध्यम से क्या किया गया है, इसको स्विच के तरीके से जोड़ा गया। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये हमारा कॉमन एमीटर है, एनपीएन ट्रांजिस्टर है और क्या है, कॉमन एमीटर वाला हमारा क्या है, कॉन्फ़िगरेशन है यहाँ पे। तो बेस के साथ में एक क्या किया गया है, रजिस्टर लगाया गया है और एक बैटरी लगाई गई है जो क्या करती है, कंट्रोल सर्किट का काम करती है कि बेस में हमारा कितना करंट जाना है। इस बेस करंट की वजह से क्या होता है, हमारा एक जो कलेक्टर करंट होता है, इसकी मात्रा को भी निर्धारित किया जाता है। ठीक है, इस तरह से हमने क्या किया है, कलेक्टर वाले को रिवर्स बायस के माध्यम से जोड़कर रखा है, उसको क्या किया हमने, फॉरवर्ड बायस के माध्यम से जोड़कर रखा है और यहाँ पर क्या किया गया है, एक स्विच लगाया गया है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर एक हमने क्या किया है, एक लैंप को लगाकर रखा है ताकि जब स्विच ऑन हो, यानी जब हमारा ट्रांजिस्टर ऑन हो, ये एक स्विच की भांति कार्य करेगा तो क्या होगा, इस तरह से हमारा करंट फ्लो करेगा और हमारा जो लैंप होता है वो क्या करता है, ग्लो करता है। बोला कि Q1 के लिए एनपीएन ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाता है। उत्सर्जक जो हमारा जो एमीटर है, वो दोनों इनपुट और आउटपुट, यानी ये जो इनपुट साइड है और ये जो आउटपुट साइड है, दोनों के लिए क्या होता है, हमारा कॉमन होता है ना, दोनों के लिए क्या बनाया जाता है, कॉमन बनाया जाता है। आगे बोल रहा है चित्र 2 में जो हमारा Q1 है, यानी जो हमारा ट्रांजिस्टर है, इसके बेस एमीटर जंक्शन पर क्या किया जाता है, एक बैटरी B1 लगाई जाती है। यानी बेस एमीटर जंक्शन पर क्या किया गया, एक बैटरी B1 लगाकर इसको क्या किया गया, फॉरवर्ड बायस किया गया। ठीक है, ये वाला टर्मिनल क्या होगा, हमारा फॉरवर्ड बायस में होता है। आगे बोला स्विच S1 बंद होना चाहिए अगर वोल्टेज लागू करें, है ना। रिवर्स पोलैरिटी का मतलब यह होता है कि एन कलेक्टर क्या होता है, बेस से ज्यादा पॉजिटिव होता है। स्विच S1 ओपन के साथ बेस एमीटर में कोई करंट फ्लो नहीं होता है। इसका कारण है कि यह है कि फॉरवर्ड वोल्टेज लागू नहीं होता। ठीक है, मान लीजिए हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे क्या किया, स्विच को ओपन करके रखा है। जब स्विच को ओपन करके रखा है तो इसके बीच में कोई फॉरवर्ड वोल्टेज, क्योंकि यहाँ पे सर्किट क्लोज नहीं हुआ तो इस बेस पर क्या हुआ, हमारा फॉरवर्ड वोल्टेज लागू नहीं होता है। और जब तक फॉरवर्ड वोल्टेज नहीं लागू होगा तब तक इसके बीच में क्या होगा, करंट का हमारा, यानी इस एरिया के बीच में हमारा बेस करंट हमारा क्या होगा, सप्लाई चालू नहीं होगा। आगे बोल रहा है कि हाँ, ट्रांजिस्टर के कलेक्टर के लिए एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, हमारा बहुत उच्च होता है। ठीक है, यानी जो हमारा ट्रांजिस्टर होता है वो कलेक्टर के लिए क्या होता है, इसका एमीटर का जो प्रतिरोध होता है हमारा वो बहुत उच्च होता है।
आगे बोल रहा है पावर सर्किट में कोई करंट प्रवाहित नहीं होती है और लैंप हमारा क्या होता है, ग्लो नहीं करता। ठीक है, जब क्या होता है इसमें स्विच को ऑन नहीं किया जाता है, यानी फॉरवर्ड वोल्टेज इसमें लागू नहीं होता है, तो क्या होता है जो हमारा कलेक्टर के लिए जो एमीटर का हमारा जो प्रतिरोध होता है वो बहुत अधिक होता है, और इसकी वजह से क्या होता है हमारा सर्किट में कोई करंट हमारा फ्लो नहीं करता है, जिसकी वजह से हमारा कोई लैंप नहीं ग्लो करेगा। बोलता है कि अगला है, अगला में हम क्या मान लें कि जो स्विच S1 है वो क्या है हमारा बंद है, यानी स्विच S1 को क्या हमने चालू किया यानी ऑन किया या बंद किया। यह नियंत्रण सर्किट में धारा प्रवाह के एक छोटे से परिवर्तन का कारण बनता है। जैसे स्विच हमारा बंद होता है, बैटरी क्या होती है कनेक्ट हो जाती है हमारे बेस एमीटर टर्मिनल से। ठीक है, उसके कारण क्या होता है एक छोटा सा परिवर्तन होता है। आर बेस करंट के लिए धारा लिमिटिंग रजिस्टर है। यहाँ पे जो हमने क्या लगाया है, आर लगाया है। यहाँ पर जो हमारा R1 लगा हुआ है ये क्या है, बेस एमीटर के लिए हमारा क्या है करंट लिमिटिंग का काम करता है, यानी बेस के लिए क्या करता है करंट को लिमिट करता है, यानी करंट को क्या करता है कंट्रोल करता है कि कितना करंट हमारा जाना है। आगे बोला इसलिए ट्रांजिस्टर के लिए कलेक्टर से उत्सर्जक का प्रतिरोध क्या होता है कम हो जाता है। नतीजतन पावर सर्किट में एक बड़ा करंट का प्रवाह होता है, जिससे क्या होता है हमारा लैंप ग्लो करता है। ठीक है, तो ये जो हमारा रजिस्टर होता है, यानी इसके माध्यम से क्या होता है, इसके जरिए क्या होता है हमारा जो बेस करंट होता है वो जाता है, और जो हमारा कलेक्टर करंट होता है वो क्या होता है एमीटर से करंट हमारा उत्सर्जित होता है और कलेक्टर तक क्या होता है जाता है। उसकी वजह से क्या होता है हमारा जो पावर सर्किट में एक बड़ा करंट का क्या होता है प्रवाह होता है, और लैंप हमारा क्या करता है ग्लो करने लगता है। ठीक है, तो मोटा मोटा यही चीज है। हम आपको एक सिंपल शॉर्ट में बता देते हैं यहाँ पर कि हमने क्या किया है, एक ट्रांजिस्टर को हमने लगाया है। ठीक है, ट्रांजिस्टर हमारा कौन सा है, एनपीएन ट्रांजिस्टर है। क्या है हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर है। अब इस ट्रांजिस्टर से हमने क्या किया है ट्रांजिस्टर में, और इसका हमने कॉन्फ़िगरेशन किया है कॉमन एमीटर, यानी एमीटर जो टर्मिनल है हमारा वो इस वाले टर्मिनल यानी कलेक्टर के लिए भी कॉमन है और हमारा बेस के लिए भी क्या होता है कॉमन होता है। अब जब भी हमारा ट्रांजिस्टर को ऑन करना होता है तो ट्रांजिस्टर में हम एक ऐसा बाइसिंग करते हैं, अभी हमने पढ़ा है कि बाइसिंग हम कैसा करते हैं कि हमारा जो एमीटर वाला एरिया होता है या जो हमारा इनपुट वाला एरिया होता है उसको हम लोग फॉरवर्ड बायस में करते हैं, और इसको यानी कलेक्टर वाले एरिया को क्या करते हैं रिवर्स बायस में करते हैं, तब हमारा क्या होता है ट्रांजिस्टर एक्टिव होता है। ठीक है, अब इसके लिए क्या किया है हमने बेस के सामने एक तो हमने रजिस्टर लगा के रखा है ताकि ये क्या करे बेस पर जाने वाले करंट को क्या कर सके कंट्रोल कर सके। फॉरवर्ड बायसिंग के लिए हमने एक बैटरी B1 लगाया है ना। इसको इस वाले एरिया इस चीज को कंट्रोल सर्किट इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये करंट को क्या करता है कंट्रोल करता है। ठीक है, डायरेक्ट हमारा बैटरी ऑन ना हो जाए इसलिए हमने क्या किया है यहाँ पर एक स्विच को लगाकर रखा है। स्विच को अपने हिसाब से हम चालू करते हैं और बंद करते हैं, जिससे हमारा करंट फ्लो होगा और हमारा लैंप क्या होगा जलने लगता है। ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या किया एक लैंप को एक रिवर्स बायस बैटरी के माध्यम से क्या किया हमने कनेक्ट करके रखा है। ठीक है, यानी ये जो बैटरी हमारी कैसी है रिवर्स बायस है, यानी ये जो कलेक्टर वाला साइड है हमारा इसमें क्या किया है रिवर्स बायस में बैटरी को लगाकर रखा है। अब क्या होता है कि जब हमारा स्विच S1 क्या होता है हमारा ओपन होता है, जब हमारा स्विच क्या होता है S1 होता है तब यहाँ पर क्या होता है हमारा कोई बेस करंट नहीं होता है ना। बेस करंट नहीं होने की वजह से जो हमारा एमीटर वाला टर्मिनल होता है इसका प्रतिरोध अधिक हो जाता है, किसके लिए कलेक्टर के लिए, है ना। क्योंकि यहाँ पे कोई करंट जा ही नहीं रहा है तो इसका प्रतिरोध क्या है हमारा अधिक हो रहा है, इसकी वजह से जो हमारा कलेक्टर होता है यानी इस वाले एरिया में कोई करंट हमारा फ्लो नहीं करता है। ठीक है, अगले स्टेप में क्या करते हैं जैसे हम इस स्विच को बंद करते हैं, ठीक है क्या करते हैं हम इस स्विच को बंद करते हैं। स्विच को बंद करने से क्या होता है यहाँ से बंद हुआ तो एक क्या होता है हमारा यहाँ पे क्लोज सर्किट बन जाता है। ठीक है, अब क्योंकि हमने यहाँ पे क्या हुआ फॉरवर्ड बैटरी लगा के रखा है तो बैटरी की वजह से क्या होता है एक करंट हमारा क्या होता है जनरेट होता है बेस वाले टर्मिनल में। जैसे बेस वाले टर्मिनल में एक करंट हमारा जनरेट होता है, अब करंट ज्यादा ना होने पाए इसके लिए क्या किया हमने एक R1 को लगा के रखा है कि ये क्या करेगा बेस करंट को कंट्रोल करके रखेगा, उसको बढ़ने ज्यादा नहीं देता, नहीं तो क्या होगा एकाएक ज्यादा बढ़ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए क्या किया जाता है एक रेजिस्टेंस लगा के रखा जाता है ताकि हमारा बेस करंट क्या हो सके कंट्रोल हो सके। अब बेस करंट क्या करता है यहाँ पर जाता है और यहाँ पे क्या करता है ये फॉरवर्ड हो गया हमारा, और उसके बाद यहाँ पे क्या होता है ये रिवर्स में लगा ही होता है ना। ये जो बैटरी होती है हमारी ये रिवर्स में लगी होती है, तो इलेक्ट्रॉन का यहाँ से एक क्या होता है फ्लो बनता है, और यहाँ से क्या होता है इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं हमारे आकर्षित कर लिए जाते हैं। तो क्या होता है जैसे बेस पर करंट जाता है वैसे ही क्या होता है हमारा जो अभी एमीटर क्या होता है हाई प्रतिरोध में था, अभी क्या हुआ बेस करंट जाने की वजह से एमीटर में क्या हो जाएगा हमारा कम प्रतिरोध हो जाएगा इसके लिए कलेक्टर के लिए। तो हमारा क्या होता है एमीटर से कलेक्टर के बीच में एक हमारा क्या होता है इलेक्ट्रॉन का मोशन बन जाता है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन का मोशन बनता है इसमें क्या होता है हमारा करंट इस वाले सर्किट में क्या होता है करंट हमारा संचालित होने लगता है और हमारा लैंप क्या होता है ग्लो करने लगता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि जो हमारा ट्रांजिस्टर होता है वह स्विच की भांति कार्य करता है कि जब तक इस पे बेस करंट नहीं दिया जाता है तब तक हमारा ट्रांजिस्टर क्या होता है ऑफ रहता है। जैसे इसको बेस करंट मिलता है वैसे ही क्या होता है हमारा ट्रांजिस्टर ऑन हो जाता है और एक स्विच की भांति क्या करता है एक लैंप को ग्लो करवाता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है बेसिक एक ट्रांजिस्टर को हमने क्या किया है लैंप की तरीके से एज अ स्विच के रूप में क्या किया इसका उपयोग किया है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है हम एक ट्रांजिस्टर को लैंप के यानी एक स्विच के रूप में
क्या करते हैं, लैंप को ग्लो करवाने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अगला है हमारा एक स्विच के रूप में ट्रांजिस्टर का अनुप्रयोग, है ना। एक स्विच के रूप में हम ट्रांजिस्टर का कैसे अनुप्रयोग करते हैं, कहाँ कहाँ पर इसका हमारा अनुप्रयोग होता है। बोला कि ट्रांजिस्टर स्विच के रूप में उपयोग किया जाता है, बहुत सारी जगह पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं। पहला क्या होता है हमारा, इलेक्ट्रॉनिक ऑन ऑफ स्विच के रूप में। ठीक है, हाँ, इलेक्ट्रॉनिक ऑन ऑफ स्विच के रूप में, यानी इलेक्ट्रॉनिक रूप से अगर हमको क्या करना है, किसी भी सर्किट को ऑन ऑफ करना है, तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, अपना ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा क्या है हमारा, मोनो स्टेबल और मल्टी स्टेबल, हाँ, बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर में भी क्या होता है, हमारा ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल होता है एज आ स्विच के रूप में। ठीक है, आगे जब हम लोग पढ़ेंगे ऑसिलेटर वगैरह, वहाँ पर हम लोग मोनो स्टेबल और मल्टी स्टेबल क्या करेंगे, बाई स्टेबल क्या करेंगे, मल्टी वाइब्रेटर पढ़ते हैं। ये सब क्या होते हैं, हमारे सिग्नल को निकालने में काम में आते हैं। वहां पर क्या करते हैं हम लोग, ट्रांजिस्टर को एज आ स्विच के रूप में भी उपयोग करते हैं। तीसरा है हमारा काउंटर और पल्स जनरेटर में। ठीक है, एक हमारा काउंटर सर्किट होता है और एक पल्स जनरेटिंग सर्किट होता है, वहां पर भी हम लोग क्या करते हैं, ट्रांजिस्टर को एज आ स्विच के रूप में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। चौथा है हमारा क्लिपिंग और क्लैंपिंग सर्किट में, है ना। क्लिपिंग और क्लैंपिंग सर्किट यानी ये क्या करता है, तरंगों को काटता है, तरंगों को बढ़ाता है। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, ये ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल करते हैं एज आ स्विच के रूप में। अगला है हमारा पांचवा, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप उपकरणों में स्वीप स्टार्टिंग स्विच के रूप में। ठीक है, तो जो हमारा ऑसिलोस्कोप होता है, सीआरओ होता है, उसके उपकरण में जो हमारी स्विच होती है, जो हमारी इलेक्ट्रॉन बीम होती है, उसके स्टार्टिंग स्विच के रूप में हम लोग क्या करते हैं, ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल करते हैं एज आ स्विच। अगला है हमारा छठवां, रिले के रूप में, लेकिन मशीनी रिले के विपरीत ट्रांजिस्टर में गतिमान यांत्रिक पुर्जे नहीं होते। ठीक है, रिले के रूप में भी हम लोग क्या करते हैं, ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल करते हैं। एक रिले होता है मैकेनिकल रिले, जिसमें क्या होते हैं, पुर्जे होते हैं, आर्मेचर वगैरह होता है जो मूव करता है। ट्रांजिस्टर में कोई आर्मेचर नहीं होता है, फिर भी ये क्या होता है, हमारा स्विच के तरीके से उपयोग किया जाता है। किसके रूप में, रिले के रूप में क्या होता है, इसका इस्तेमाल होता है हमारा ट्रांजिस्टर का स्विच की तरीके से। ठीक है, ये हमारे कुछ कुछ क्या है उपयोग हैं, जिससे हम लोग क्या करते हैं, अपने ट्रांजिस्टर को एज आ स्विच हम लोग क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना हमारा ये टॉपिक जो है पर्याप्त है। ठीक है, अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अपना जो बाइसिंग का प्रकार होता है, यानी जिसे हमने बाइसिंग पढ़ा था, है ना। बाइसिंग पढ़ा था, उसमें हमने क्या क्या करते थे हम लोग, एक बायस बैटरी लगाते थे, तो हमारा ट्रांजिस्टर बायस्ड होता था और क्या करता था, काम करता। ठीक है, लेकिन अभी क्या है, बाइसिंग के हमारे तरीके बदल गए हैं, है ना। अलग अलग तरीके से भी हम कई प्रकार से, दो तीन प्रकार से अपना ट्रांजिस्टर का जो है क्या करते हैं, बाइसिंग करते हैं। ठीक है, उस बाइसिंग को हम अपने अगले चैप्टर में कवर करेंगे। तब तक के लिए ये वीडियो आप देखते रहिएगा। अगर आपको ऑपरेटिंग पॉइंट जो हमारा एक्टिव क्षेत्र में होता है, डीसी लोड लाइन के माध्यम से जो हमने दिखाया है, अगर नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, उसको फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में और अच्छे से समझाएंगे। ठीक है, वीडियो को देखते रहिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, है ना, और अपने दोस्तों के साथ भी क्या करिएगा, शेयर करिएगा। ठीक है, वीडियो को देखते रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम।